हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एनर्जी माइंड्स आईपी। जहां पर आपको पेटेंट एजेंट एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए हर पॉसिबल कंटेंट मिलेगा। जहां पर हमने देखा अभी तक, देखिए इस वीडियो से आज हम शुरू कर रहे हैं द पेटेंट्स रूल्स 2003 एज अमेंडेड। ये पहली वीडियो है मेरे पेटेंट रूल्स की प्लेलिस्ट की। और यहाँ पर हम देखने वाले हैं पेटेंट रूल्स। देखिए, पेटेंट एक्ट की मैं पूरी प्लेलिस्ट अपलोड कर चुका हूँ, बना चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखी है तो जाइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, उस प्लेलिस्ट को पूरा देखिए जहाँ पर 1 to 162 सेक्शंस मैंने कंप्लीट पूरे डिटेल में पढ़ाए हैं, बताए हैं। अगर आप पेटेंट एजेंट एग्जाम की एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है हर तरह के कंटेंट के लिए। चलिए अब शुरू करते हैं द पेटेंट रूल्स 2003। पहला रूल, देखिए कोई भी रूल है, पहला उसका मतलब है शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट। रूल 2 में डेफिनेशंस की बात की गई है, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हम देखेंगे। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन क्या होता है? देखिए, एनी इंस्टीट्यूशन established अंडर स्टेट, सेंट्रल और प्रोविंशियल एक्ट, लॉ के अंडर जो भी इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश किए गए हैं वो इसमें आते हैं। डीए, पर्सन अदर देन नेचुरल पर्सन इंक्लूड स्मॉल एंटिटी। देखिए, एक होता है नेचुरल पर्सन कैटेगरी। अगर हम कहते हैं पर्सन अदर देन नेचुरल पर्सन तो उसमें स्मॉल एंटिटी आएगा। इसका मतलब यह है कि नेचुरल पर्सन में स्मॉल एंटिटी नहीं आते हैं, डज नॉट कंटेन स्मॉल एंटिटी, वो अदर देन में आते हैं। हाँ, उनको कुछ प्रिविलेजेस जरूर अवेलेबल हैं जो कि उन्हें फॉर्म 28 फाइल करके मिल जाते हैं, बट वो नेचुरल पर्सन की कैटेगरी में नहीं आते हैं। इस बात को हमें ध्यान रखना है। स्मॉल एंटिटी यहां पर आके देखिए, स्मॉल एंटिटी की एक डेफिनेशन होती है। डेफिनेशन इन द सेंस, स्मॉल एंटिटी को जो एक्सप्लेन किया जाता है वो किया जाता है एमएसएमई एक्ट के तहत। तो वहां से हम स्मॉल एंटिटी की डेफिनेशन लेते हैं। स्टार्टअप, स्टार्टअप किसको कहते हैं? देखिए, या तो स्टार्टअप वो होता है जो स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव की तरफ से रिकग्नाइज्ड हो एंड लेस देन 10 years एंड लेस देन 100 करोड़ सीआर टर्नओवर होना चाहिए उसका। पहली बार, स्टार्टअप वो होता है जिसका 10 साल से कम टर्न टेनवर हुआ हो और उस 10 साल में किसी भी साल में उसका टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर ना गया हो, उसको हम स्टार्टअप कहते हैं। रूल 4 क्या कहता है? देखिए, इसमें रूल 3 मैंने यहाँ पर स्किप किया है। देखिए, हम जब पेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारा ऑब्जेक्टिव हम वो सब पढ़ें जो हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है या रेलेवेंट है। कुछ रूल्स मैंने यहाँ पर हो सकता है स्किप किए हों। अगर जब भी हम उसको, जब पूरा बेयर रूल्स के जो पार्ट है वहां से देखेंगे तो उस रूल में ऐसा कोई रेलेवेंस मुझे नहीं लगा जो हमारे पढ़ने लायक था। रूल 3 अभी हम देखेंगे चल के कि रूल 3 है क्या, तो आप मेरी बात से समझ कनेक्ट कर पाएंगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ। एप्रोप्रिएट ऑफिस क्या होता है? जब आप कोई एप्लीकेशन फाइल करते हैं ना, तो वो कौन से ऑफिस में अप्लाई हो रही है ये कैसे डिसाइड होता है? उसको बोलते हैं एप्रोप्रिएट ऑफिस। देखिए, एप्रोप्रिएट ऑफिस डिसाइड हो सकता है कि जो एप्लीकेंट है उसका रेसिडेंस क्या है, या उसका डोमिसाइल क्या आ रहा है, या उसका प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है, या इन्वेंशन एक्चुअली कहाँ से, किस लोकेशन से ओरिजिनेट हो रही है, या फिर आपका एड्रेस फॉर सर्विस इन इंडिया क्या है। इन पॉइंट से डिसाइड किया जाता है कि एप्रोप्रिएट ऑफिस क्या होगा।
देखिए सेक्शन 16 अगर आपको याद है, तो सेक्शन 16 था डिविजनल एप्लीकेशन का, है ना। अब डिविजनल एप्लीकेशन में जो भी ऑफिस फर्स्ट मेंशन एप्लीकेशन का होगा, वही अप्रोप्रिएट ऑफिस फर्दर एप्लीकेशन का होता है। देखिए अब फर्स्ट मेंशन्ड एप्लीकेशन क्या होता है और फर्दर एप्लीकेशन क्या होता है, इसको डिटेल में समझने के लिए आप पेटेंट एक्ट की प्लेलिस्ट पर जाकर सेक्शन 16 को डिटेल में पढ़ सकते हैं। वहां पर आपको बहुत अच्छे से समझ क्लियर हो जाएगा कि फर्स्ट मेंशन्ड एप्लीकेशन क्या होता है और फर्दर एप्लीकेशन क्या होता है। तो फर्दर एप्लीकेशन का एप्रोप्रिएट ऑफिस हमेशा वही होगा जो फर्स्ट मेंशन एप्लीकेशन का था, वो आप चेंज नहीं कर सकते हैं इवन ऑन रिक्वेस्ट एज वेल। रूल 4 के बाद आता है रूल 5। रूल 5 होता है, कहता है एड्रेस फॉर सर्विस। देखिए एड्रेस फॉर सर्विस क्या कहता है, अगर किसी एप्लीकेशन में एड्रेस फॉर सर्विस क्यों दिया जाता है, देखिए जितने भी कम्युनिकेशंस होते हैं ना, जो कंट्रोलर करते हैं, वो सब इस एड्रेस फॉर सर्विस पर किया जाता है। एड्रेस पर नहीं, एड्रेस फॉर सर्विस पे। इसीलिए अगर आपने एड्रेस फॉर सर्विस वहां पर नहीं दिया है, तो बाय डिफॉल्ट फॉर रूल नंबर 5 ये कहता है कि कंट्रोलर ऑब्लाइज नहीं होंगे आपसे किसी भी तरह का कम्युनिकेशन करने के लिए। और कल को आप इस चीज का ऑब्जेक्शन नहीं रेस कर पाएंगे कि कंट्रोलर ने आपके साथ कोई भी कम्युनिकेशन क्यों नहीं किया, क्योंकि आपने वहां पर एड्रेस फॉर सर्विस नहीं दिया था। इसीलिए एड्रेस फॉर सर्विस देना, सबमिट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें बाय द रूल पोस्टल एड्रेस मतलब फिजिकल एड्रेस किसी लोकेशन का और एक ईमेल आईडी का होना मैंडेटरी है। और अगर किसी पेटेंट एप्लीकेशन में पेटेंट एजेंट इन्वॉल्व हैं, तो उनका मोबाइल नंबर होना भी इंपॉर्टेंट है, मैंडेटरी आप कह सकते हैं एक तरह से। रूल 6 कहता है लीविंग एंड सर्विंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, मतलब सर्व डॉक्यूमेंट्स कैसे सर्व किए जाते हैं कंट्रोलर के सामने। देखिए कोई भी एप्लीकेशन हो, कोई नोटिस हो या कोई भी कम्युनिकेशन हो, कंट्रोलर के द्वारा हो या एप्लीकेंट के द्वारा हो, वो आइदर पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट और स्पीड पोस्ट और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन किया जा सकता है। और अगर आपने कोई एप्लीकेशन फाइल की है, मान लीजिए पेटेंट की, और इलेक्ट्रॉनिक मोड से, ऑनलाइन जो एप्लीकेशन फाइल होती है, अगर आपने वो फाइल की है, उसमें अगर कंट्रोलर ने कोई फिजिकल डॉक्यूमेंट की डिमांड की है, तो वो आपको 15 डेज के अंदर सबमिट करना होगा। इफ आस्क्ड टू बी सबमिटेड इन ओरिजिनल शैल बी सबमिटेड विद इन अ पीरियड ऑफ 15 डेज। मान लीजिए आपने वहां पर कोई प्रूफ ऑफ राइट जो है वो अपलोड किया, और कंट्रोलर को लगा कि मैं इसका ओरिजिनल फिजिकल डॉक्यूमेंट देखना चाहता हूं, तो वो आपसे डिमांड करेंगे। जिस दिन में डिमांड करेंगे उस दिन से 15 डेज के अंदर आपको पहुंचाना पड़ेगा उसकी फिजिकल कॉपी। आप आइदर पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट वहां पर भेज सकते हैं। रूल 7 बात करता है फीस की। फीस की क्या बात करता है यहां पर देखिए, अगर आपने कोई भी फीस फिजिकल मोड में सबमिट किया है डॉक्यूमेंट, तो उसकी फीस हमेशा 10% एक्स्ट्रा लगेगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारी जो एप्लीकेशन फीस होती है ऑनलाइन मोड में, वो होती है 1600 रुपये। अगर आपने कोई एप्लीकेशन फिजिकल मोड में सबमिट किया तो आपको इसका 10% एक्स्ट्रा यानी कि 160 रुपीज एंड ऑलमोस्ट 1750 रुपीज आपको देना पड़ेगा एज अ एप्लीकेशन। सेकेंड पॉइंट, देखिए स्मॉल एंटिटी हो
या स्टार्टअप हो या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो, इन तीनों को नेचुरल पर्सन की फीस अप्लाई होती है, और उसके लिए उन्हें फॉर्म 28 फाइल करना पड़ता है। देखिए, कहीं पर भी अगर वो कोई फॉर्म सबमिट कर रहे हैं जिसमें फीस अप्लाई होती है, तो फी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग उन्हें नेचुरल पर्सन की फीस एप्लीकेबल हो, उसके लिए उन्हें उस हर फॉर्म के साथ फॉर्म 28 अप्लाई करना पड़ता है, फिल करना पड़ता है। इस फॉर्म 28 की कोई फीस नहीं होती है, और ये फॉर्म 28 से अपना स्मॉल एंटिटी, स्टार्टअप या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का जो स्टेटस है वो प्रेजेंट करते हैं, इस्टेब्लिश करते हैं। अगर एक बार आपने किसी एप्लीकेशन की, किसी फॉर्म की फीस पे कर दी, तो वो रिफंड नहीं होगी। हाँ, ऐसा हो सकता है कि अगर आपने गलती से 2 बार फीस पे कर दिया, तो एक्सेस फी रिफंड हो जाएगी, बट जो फी आपने पे की है वो रिफंड नहीं होती है। एक्सेप्ट एक जगह ऐसा होता है जहां पर फीस रिफंड होती है, और वो क्या है? अगर आपने रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन फाइल कर दिया है, बट आपको फर्स्ट ऑब्जेक्शन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्शन, जिसको हम FER भी बोलते हैं, फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट, वो इशू नहीं हुआ है, उससे पहले आपने फॉर्म 29 फाइल करके एप्लीकेशन को विथड्रॉ किया है, तो उस केस में जो आपने एग्जामिनेशन की फीस दी है, उसका 90% रिफंड हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर हम एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आपने फॉर्म 18 फाइल किया था, जिसके लिए आपने फॉर्म 18 फाइल किया था, जिसके लिए आपने 4000 रुपीज पे किए थे, बट FER, फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट के आने से पहले ही आपने फॉर्म 29 से एप्लीकेशन को विथड्रॉ कर लिया, तो इस 4000 का 90% यानी कि 3600 रुपीज आपको रिफंड हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, एग्जामिनेशन की फी का 90% रिफंड होता है, पूरी एप्लीकेशन का 90% नहीं। मान लीजिए अगर आपने कहीं अर्ली पब्लिकेशन की रिक्वेस्ट डाली थी, तो उसके लिए जो आपने 2500 रुपीज दिए होंगे, उसका 1 रुपया भी आपको वापस नहीं मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ एग्जामिनेशन की फॉर्म का 90% आपको मिलेगा। अगर आपने 18A फाइल किया होता, मान लीजिए आपने फॉर्म 18A फाइल किया होता, उसकी फीस थी 8000 रुपीज, तो आपको 7200 रुपीज वापिस हो जाते। ये कहता है रूल नंबर 7। रूल नंबर 8 फॉर्म्स की बात करता है। देखिए, ये कहता है कि हालांकि हर जगह कोई ना कोई प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म जरूर है। अगर आप कहीं पर भी सेक्शन या पढ़ेंगे, एक्ट पढ़ते हैं, तो आपको मैंने ये चीज पहले भी हाईलाइट की है कि जहां पर भी प्रिस्क्राइब्ड मैनर या प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म लिखा है, वहां पर कोई ना कोई फॉर्म अप्लाई होगा, जो कि शेड्यूल फर्स्ट में मेंशन है। बट अगर कोई फॉर्म कहीं पर प्रिस्क्राइब्ड नहीं है और फॉर्म एप्लीकेबल हो रहा है, तो वहां पर बाय डिफॉल्ट हम लगाते हैं फॉर्म 30। वेयर नो फॉर्म इज सो स्पेसिफाइड द एप्लीकेंट मे यूज फॉर्म 30। इसीलिए हम 30 को मिसलेनियस फॉर्म बोलते हैं। और मिस फॉर्म 30 ना 2 कैटेगरी में होता है। एक होता है विद फी, कि आपकी कोई फी एप्लीकेबल होगी, और विदाउट फी भी होता है। डिपेंड करता है कि आप फॉर्म 30 को किस प्रोविजन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। जैसे FER का रिप्लाई जो होता है, उसमें फॉर्म 30 ही यूज होता है, बट उसकी कोई फीस नहीं होती। लेकिन याद कीजिए, अगर आप क्लेरिकल एरर के लिए रिक्वेस्ट डालते हैं, तो वो भी फॉर्म 30 से जाती है, बट उसकी फीस लगती है।
और या जो आप पेटेंट की रिन्यूअल फी पे करते हैं वो भी फॉर्म 30 ही होता है, जाता है। वो विदाउट, आप फी पे कर रहे हैं पेटेंट की रिन्यूअल फी, तो वो फॉर्म 30 से जाती है, और वो हो गया विद फी कैटेगरी, है ना। तो फॉर्म 30 आप किस प्रोविजन के लिए यूज कर रहे हैं, ये डिपेंड करता है कि वो विद फी जाएगा कि विदाउट फी जाएगा। रूल 9, फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड कॉपीज। देखिए यहाँ पर दो चीजें हमें याद रखनी है कि जब भी हम कोई डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं तो हिंदी या फिर इंग्लिश में एटलीस्ट इतने लार्ज और लेजिबल कैरेक्टर हो। देखिए लेजिबल का मतलब एक तरह से होता है रीडेबल, और प्रॉपरली विजिबल कैरेक्टर्स होने चाहिए, जिसमें एट लीस्ट 1.5 स्पेस का स्पेस हो, और पेपर के एक ही साइड पे आप लिख सकते हो, ओनली अपॉन वन साइड ऑफ द पेपर। आप डॉक्यूमेंट जब भी रेडी करते हैं तो आप पेपर के दोनों साइड नहीं लिख सकते, पेपर के वन साइड ही आप लिख सकते हैं। एंड इस चीज पे ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट में पहले पेपर में क्वेश्चन आ चुका है। 2024 का पेपर अगर आप उठाएंगे तो उसमें यहां से क्वेश्चन आया था, एमसीक्यूज 2 नंबर का, कि अगर आपकी स्पेसिफिकेशन में कोई सीक्वेंस लिस्टिंग ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स है और अमीनो एसिड्स का कोई सीक्वेंस है, इट शैल बी फाइल्ड इन कंप्यूटर रीडेबल टेक्स्ट फॉर्मेट। इसकी आपको प्रिंट लेने की जरूरत नहीं है, हार्ड कॉपी फाइल करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड्स और अमीनो एसिड्स की जो सीक्वेंस लिस्टिंग होती है वो इतनी बड़ी होती है कि अगर आप इसका प्रिंट लेंगे ना, तो मान के चलिए 200-250 पेज तो ऐसे ही लग जाएंगे आप। तो इसीलिए पेटेंट ऑफिस ने ये प्रोविजन हमें दिया है कि अगर कोई सीक्वेंस लिस्टिंग ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स या अमीनो एसिड्स है तो उसको प्रिंट फॉर्म में ना देकर हम कंप्यूटर रीडेबल टेक्स्ट फॉर्मेट में सबमिट कर सकते हैं। हालांकि इसके बनाने के लिए कुछ, ये कंप्यूटर रीडेबल टेक्स्ट फॉर्मेट में बनाने के लिए कुछ अलग सॉफ्टवेयर्स आते हैं जिससे हम इसकी कंप्यूटर रीडेबल टेक्स्ट फॉर्मेट में फाइल बना सकते हैं, बट उस पर अभी हम नहीं जाएंगे। तो यहां से क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए मैं इस पर फोकस करवा रहा हूं। चलिए, अब हम ये सारे रूल्स चलकर देखते हैं हमारे बेयर एक्ट से। चलिए, रूल नंबर 1 कहता है शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट। These rules may be called Patent Rule 2003 and came into force in 2002 with patent amendments. ये हैं पेटेंट रूल्स। रूल 2, definitions. Act means Patents Act. Appropriate means appropriate office of the patent office as specified in Rule 409. Educational institution देखिए means a university, means a university established or incorporated by under Central Act, Provincial Act, or State Act, and includes any other educational institution as recognized by authority designated by the central government, state government, or UT.
देखिए, पर्सन अदर देन नेचुरल पर्सन शैल इंक्लूड स्मॉल एंटिटी। इसका मतलब स्मॉल एंटिटी जो है वो नेचुरल पर्सन में नहीं आती है। स्मॉल एंटिटी, in case of enterprise engaged in manufacture or production of goods, it has the same reference as clause A of section subsection 1 of section 7 of MSME Act 2006। वहां से इसकी डेफिनेशन को हमें लेना होगा। Startup means an entity in India recognized as a startup by the competent authority अंडर स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव। यहाँ पर जो आते हैं ना अथॉरिटी, वो आते हैं DPIIT। और अगर फॉरेन से कोई एंटिटी आती है तो उनको भी स्टार्टअप का कैटेगराइजेशन दिया जाएगा, अगर वो उसका जो टर्नओवर का क्राइटेरिया और पीरियड का क्राइटेरिया जो हमने भी देखा वो फुलफिल होता है, और उसको इस्टेब्लिश करने के लिए वो कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्स और डिक्लेरेशन सबमिट करे, तो वो भी स्टार्टअप की कैटेगरी में इस्टेब्लिश होते हैं और उसका बेनिफिट्स ले सकते हैं। देखिए, रूल थ्री, आपको मैंने बताया था रूल थ्री मैंने स्किप किया था, क्यों? इसलिए अब इसमें ऐसा कुछ मुझे समझ में नहीं आया कि हम क्या पढ़े। प्रिस्क्राइब पर्टिकुलर्स, सेम एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस रूल्स द पर्टिकुलर कंटेंट इन अ फॉर्म आर hereby prescribed as the particulars if any required under the relevant provision or provisions of the act। appropriate office, the appropriate office of the patent office shall, for all the proceeding under the act, be the head office of the patent office or the branch office। देखिए, हेड ऑफिस और द ब्रांच ऑफिस वही है जितने भी हमारे ऑफिस हैं, जैसे दिल्ली है, पेटेंट, सॉरी पेटेंट दिल्ली ऑफिस, कोलकाता, मुंबई एंड चेन्नई। within whose territorial limits applicant or first mentioned applicant। हाँ, आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अगर एक एप्लीकेंट है तो ठीक है, अगर मल्टीपल एप्लीकेंट है तो जो पहला एप्लीकेंट है उस केस में, मतलब जॉइंट एप्लीकेंट के केस में, जो पहला एप्लीकेंट उसमें लिखा होगा उसको नॉर्मली उसका रेसाइड्स कहाँ है, डोमिसाइल कहाँ है, प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ है, या एक्चुअल में इन्वेंशन कहाँ पर जनरेट हुई है। और अगर इन केस ऑफ ही हैज नो प्लेस ऑफ बिजनेस और डोमिसाइल इन इंडिया, the address for service in India given by such applicant और party is situated। तो वो जो एप्लीकेंट जो एड्रेस फॉर सर्विस देंगे ना, वही अप्लाई होगा कि एप्रोप्रिएट ऑफिस कैसे चूज किया जाए। All further applications refer to section 16। देखिए, इसको यहां से पढ़ते हैं। Notwithstanding anything contained in sub rule 1, further application referred to in section 16 of that shall be the filed at the appropriate office of the first mentioned application only। Address for service, every person concerned in any proceedings to which the act, every person concerned in any proceeding
to which the act or these rules relate, and every patentee shall furnish to the controller an address for service, including a postal address in India and an email address, and such address for service shall be treated for all purposes connected with such proceedings or patent as the address of the person concerned in the proceeding or of the patentee. Unless such an address for service is given, अगर नहीं दिया है, the controller shall be under no obligation either to proceed or deal with any proceeding or patent or to send any notice that may be required, provided that a patent agent shall also be required to furnish to controller a mobile number registered in India. तो एड्रेस पर सर्विस देना मैंडेटरी होता है। अगर नहीं देंगे तो कंट्रोलर ऑब्लाइज नहीं होंगे आपको किसी भी तरह का कम्युनिकेशन देने के लिए। और आपके एड्रेस ऑफ सर्विस में पोस्टल एड्रेस और ईमेल एड्रेस का इंक्लूड होना जरूरी है। Any application, notice or other document may be required to left, made or given at the patent office with or any other person to hand or letter addressed to the controller to the person through post, registered post or speed post by electronic transmission duly authenticated। देखिए इस पॉइंट से भी ना 2023 में क्वेश्चन आया था कि क्या आप कोरियर से कोई डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं, तो नहीं। आप सिर्फ या तो स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट या सिंपल पोस्ट से भेज सकते हैं। Notwithstanding anything contained in sub rule 1, a patent agent shall file all documents only by electronic transmission। देखिए पेटेंट एजेंट को सिर्फ अलाउड है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन, वो फिजिकली फाइलिंग नहीं कर सकते, प्रोहिबिटेड है। Provided that any document, if asked to be submitted in original, shall be submitted within a period of 15 days, otherwise that document shall be deemed not to have been filed। मतलब ये मान लिया जाएगा कि वो डॉक्यूमेंट फाइल किया ही नहीं गया। ठीक है, इसमें और भी लिखा हुआ है बट अभी हम उस पर नहीं जाएंगे क्योंकि उसमें जो डिटेल है उस पर जाना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। फिर भी मैं हम देख लेते हैं, चलिए एक चीज़। ऑल नोटिसेज एंड ऑल रिटर्न कम्युनिकेशन एड्रेस टू अ पेटेंटी और टू एन एप्लीकेंट और ओपोनेंट under the Act, these rules, all documents refer to applicant or applicant except when they are sent by special messenger, by registered post, speed post और electronic transmission। वही चीज को रिपीट लिखा गया है कि कोई भी कम्युनिकेशन होगा तो वो रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट या फिर सिंपल पोस्ट या इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन से ही किया जाएगा। रूल नंबर 7, फीस। देखिए द फीस पेबल अंडर सेक्शन 142 इन रिस्पेक्ट ऑफ ग्रांट ऑफ पेटेंट। देखिए ये होता है रिन्यूअल फी एक तरह से, और जितनी भी फीस है वो यहाँ पर अप्लाई होती है। सेक्शन 142 जो है वो बात करता है फीस की।
in the grant of patents and applications and respect of other matters for which fees are required to be payable under the Act, provided that 10% additional fee shall be payable when the applicants for patent and other documents are filed through physical mode, namely in hard copy format. Provided further that in case of small entity, startup or education institution, for which a fee has been specified shall be accompanied by Form 28. The fees payable under Act, these rules, inappropriate must be may be paid at the appropriate office, either in cash through electronic means, or may be sent by bank draft or banker's check payable to the controller of patents and drawn on a scheduled bank at the place where the appropriate office is situated. तो देखिए यहां पर एक चीज ध्यान दीजिए कि यहां पर आप कैश से पेमेंट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से पेमेंट कर सकते हैं, या फिर आप बैंक ड्राफ्ट या फिर बैंकर्स चेक। देखिए बैंक ड्राफ्ट और बैंकर्स चेक ना लगभग एक जैसा ही होता है। ये आपका पर्सनल चेक नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा। आप अपने पर्सन जो हमारे बैंक अकाउंट पे हमें चेक मिलते हैं ना, इशू होते हैं, वो नहीं भेज सकते आप। यहाँ पर ये बैंकर्स चेक है, वही आप भेज सकते हैं। ठीक है। In case of an application processed by natural person, startup, small entity, education institution, is fully or partially transferred to a person other than a natural person, other than natural person, startup or small entity or educational institution, the difference in the scale of fees between fees charged by the natural person, startup, small entity or education institution and the fees chargeable from the person other than these categories shall be paid by new applicant along the request for transfer। देखिए इसको समझिए। फॉर एग्जांपल एक ए बी सी एक स्टार्टअप है, मान लीजिए स्टार्टअप है, इसने एप्लीकेशन फाइल किया था और इसने पैसे दिए थे 1600 रुपए। बाद में ये एप्लीकेशन ट्रांसफर हो गया एक XYZ इनकॉर्पोरेटिव को, जो मल्टीनेशनल कंपनी है। तो ये जो एप्लीकेंट है जिसके पास एप्लीकेशन ट्रांसफर हो गई, ये है लार्ज एंटिटी, यानी कि अदर देन नेचुरल पर्सन, स्टार्टअप, स्मॉल एंटिटी या एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। तो अगर ये पर्सन कोई एप्लीकेशन फाइल करेगा तो इसको 5 गुना पैसा देना पड़ेगा, यानी कि 8,000 रुपए इसकी एप्लीकेशन के लगेंगे। लेकिन इसके नाम पर जो एप्लीकेशन ट्रांसफर हुई थी उसके तो 1600 रुपए दिए गए थे। तो इनके बीच का जो डिफरेंस है, यानी कि 6400 रुपीज इस एमएनसी को पे करने पड़ेंगे। क्योंकि यहां पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, एप्लीकेशन ट्रांसफर हुई है, एप्लीकेशन ट्रांसफर हुई है, लेकिन where a startup or small entity having filed an application for a patent ceases to be startup or small entity due to the lapse of the period during which it is recognized by the competent authority, then no such difference is in the scale of fees shall be payable। अब इसी एग्जांपल को दोबारा लेते हैं कि ए बी सी एक स्टार्टअप है और उसने 1600 रुपए दिए थे एप्लीकेशन फाइल करने के, क्योंकि उसको स्टेटस है, एप्लीकेबल है ये फीस।
बाद में वो स्टार्टअप्स की कैटेगरी से बाहर आ गई और वो अब स्टार्टअप नहीं रही। एप्लीकेंट अभी भी एबीसी ही है, बट अब उसके पास स्टार्टअप का जो स्टेटस था वो नहीं रहा। तो इस केस में उसको कोई नो एक्स्ट्रा फीस, कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं देनी है, क्योंकि बाद में उसका स्टेटस चला गया। जिस टाइम पर उसने एप्लीकेशन फाइल की थी उस टाइम पर उसके पास स्टार्टअप का स्टेटस था, और आज भी उस एप्लीकेशन का एप्लीकेंट वो खुद ही है। इस केस में उसको कोई एक्स्ट्रा फीस अब नहीं देनी है। Fees once paid in respect of any proceeding ordinarily shall not ordinarily be refunded, provided if during the online filing process the fee was paid more than once, then excess fee shall be refunded. Hmm. Upon the withdrawal of an application in respect of which a request for examination has been filed, मतलब हम ऐसी एप्लीकेशन को विड्रॉ कर रहे हैं जिसका रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन फाइल हो चुका है, बट बिफोर इशुएंस ऑफ फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्शन, मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्शन आने से पहले अगर मैं फॉर्म 29 से विड्रॉल कर रहा हूं, द फी मे बी रिफंडेड टू द एक्सटेंट प्रिस्क्राइब्ड इन द फर्स्ट शेड्यूल ऑन अ रिक्वेस्ट। देखिए, इसको मैं बता देता हूं, 90% आपका रिफंडेबल हो जाएगा, ये आपको मैनुअल से मिल जाएगा। Rule 8, forms. Forms set in the second schedule as the circumstances each case may require shall be used for the purposes. Where no form is specified, applicant may use form 30. देखिए, all documents and copies of documents except affidavits and drawings be typewritten or printed in Hindi or English in large and legible characters not less than 0.28 centimeter high with deep indelible ink and space not less than 1.5 space upon one side of the paper। देखिए, ये मार्जिन के बारे में बताया हुआ है 4 सेंटीमीटर। ये मैं बता देता हूं, जैसे अगर ये आपका A4 पेपर है तो टॉप और लेफ्ट से 4 सेंटीमीटर होता है ऑन द टॉप एंड लेफ्ट हैंड, और ये हो गया 4 सेंटीमीटर, ये हो गया 4 सेंटीमीटर। राइट और बॉटम से होता है 3 सेंटीमीटर का मार्जिन, 3 सेंटीमीटर ऑन द बॉटम एंड राइट हैंड। हर लाइन के फिफ्थ लाइन पे उसका नंबर लिखना जरूरी है। और देखिए, ये पढ़िए यहां से, इन द केस द एप्लीकेंट फॉर पेटेंट डिस्क्लोजेस सीक्वेंस लिस्टिंग ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स और अमीनो एसिड सीक्वेंसेस shall be filed in computer readable text format along. No print form of the sequence listing of nucleotides is required to be given. तो ये था हमारा रूल नंबर 9, और हमने देखे रूल 1 to 9 आज इस वीडियो में।